हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग डीआरडीओ टेक्नीशियन ए का जो एग्ज़ाम होने वाला है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, हम लोग ट्रांसफार्मर, जनरेटर और भी बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एमसीक्यू क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग हमारे चैनल सक्सेस ITI क्लासेस पर जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं आज की क्लास में मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व की। देखिए, मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व का जो क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे वो UPPCL एग्ज़ाम कराता है, DRDO का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चीज़ बता दें कि अगर जिसका चुंबकत्व का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ये चैप्टर जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो मशीन के क्वेश्चन को भी ईजिली कर लेता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति कहाँ पर अधिकतम होती है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लें चुंबक की। देखिए, चुंबक मान लीजिए हमारा एक चुंबक है। कौन सा ये चुंबक है? मान लीजिए बार मैग्नेट है, छड़ चुंबक। कोई भी चुंबक हो, उसके दो पोल होते हैं, एक होता है N, एक होता है S। अब देखिए, जो N है इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव, और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। दो ध्रुव होता है। अब बात कर लीजिए कि आकर्षण शक्ति। आकर्षण शक्ति का मतलब होता है अट्रैक्शन पावर, यानी कि जो किसी, जैसे कि लोहा है, उसको चुंबक खींचता है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ से लगा सकता है, उसी की बात कर रहा है कि आकर्षण शक्ति कहाँ पर अधिकतम होती है। तो याद रखिएगा, जो चुंबकीय ध्रुव होता है, ये जो N और S ध्रुव है, यहीं पर इसकी शक्ति अधिकतम होती है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। चुंबकीय फील्ड, चुंबकीय अक्ष, ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ चुंबकीय ध्रुव। ये जो पोल होते हैं ध्रुव, यहाँ पर जो होता है N और S पर, ध्रुव पर जो इसकी आकर्षण शक्ति होगी वो अधिकतम होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, इनमें से किस पदार्थ को अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक का मतलब होता है परमानेंट मैग्नेट। दो तरीके का हमारा मैग्नेट होता है, एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट, एक होता है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है, एक बार चुंबक बनाने के बाद उसकी पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं, या तो उसकी स्ट्रेंथ को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो टेम्परेरी मैग्नेट होता है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे बात किया अस्थायी चुंबक की। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन स्टील का, कास्ट आयरन का, फेराइट का, एल्निको का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। देखिए, एल्निको जो होता है उसका होता है एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट, इन तीनों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एल्निको। एल्निको पूछा जा सकता है किस किस से मिलकर बना होता है, तो एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट, ये सब क्या है हमारे, निकल कोबाल्ट, ये हमारे अच्छे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। तो अस्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट जब बनाना होता है तो एल्निको का यूज हम लोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, चुंबकीय वाहक बल की SI इकाई क्या है। देखिए, चुंबकीय वाहक बल को बोलते हैं MMF, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय वाहक बल। अब इसकी इकाई की बात कर रहा है, SI इकाई। तो देखिए, इसकी दो इकाई होती है, एक होता है एम्पियर टर्न, क्योंकि देखिए MMF का जो फार्मूला होता है वो होता है MMF बराबर होता है N इंटू आई। N हमारा होता है नंबर ऑफ टर्न, तो इसको बोलते हैं टर्न, और I हमारा होता है धारा, तो इसका मात्रक आप लोग जानते हैं एम्पियर। तो कुल मिला के ये होता है एम्पियर टर्न। क्या होता है? एक यूनिट हो गई एम्पियर टर्न, जो कि ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर C में, एम्पियर टर्न। दूसरी यूनिट भी पूछा जाता है कि MMF की यूनिट जो एक और होती है वो होती है गिलबर्ट। कौन सी होती है? गिलबर्ट। ये दोनों यूनिट मात्रक आप लोग याद रखिएगा, MMF की यूनिट होती है गिलबर्ट। देखिए, MMF क्या होता है? MMF वो होता है जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में EMF होता है, जो कि हम लोग पढ़े हैं पिछली क्लासेज में EMF के बारे में। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जो कि करंट को प्रवाह कराता है। तो ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट में हमारा MMF होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, ये फ्लक्स को प्रवाह कराता है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, एम्पियर टर्न। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, एक चुंबकीय फील्ड किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। योग के द्वारा, आर्मेचर के द्वारा, कुंडली के द्वारा, स्विच के द्वारा। देखिए, यहाँ पे जो कोई भी कॉइल है, मान लीजिए ये कॉइल है, कॉइल का मतलब तार लपेटे हैं, यहाँ से इसमें करंट को प्रवाह कराइए। जब करंट को प्रवाह कराएंगे तो यहाँ पे हमारे जहाँ भी कॉइल में करंट जाती है तो वहाँ पे हमारा फ्लक्स निर्माण हो जाता है, फाई। जहाँ पे फ्लक्स का निर्माण हो गया उसी को तो हम लोग चुंबकीय फील्ड बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? चुंबकीय फील्ड यानी मैग्नेटिक
फील्ड बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कुंडली। कुंडली यानी कॉइल, ये हमारी कॉइल थी, यहाँ से करंट को प्रवाह कराएंगे आप तो यहाँ पे चुंबकीय फील्ड का निर्माण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है चुंबकीय बल द्वारा लेमिनेशन सेट के कंपन से उत्पन्न शोर को क्या कहते हैं। देखिए एक हमारा कंपन होता है, लेमिनेशन का सेट होता है, उसमें कंपन होता है तो एक शोर उत्पन्न होता है। उस शोर को क्या कहते हैं, जूम, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, हम शोर, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं हमिंग नॉइज़। हमिंग नॉइज़ या हम शोर इसको हिंदी में बोलेंगे। तो यही होता है कंपन से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया किसी वायर के 200 टर्न, 200 टर्न कब दिया, मतलब एन दिया, एन बराबर नंबर ऑफ टर्न्स होता है, कितना दिया हुआ है 200। और जब एमएमएफ का मान क्या होगा, एमएमएफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का मान फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। जिसमें 10 एम्पियर की करंट है, आई बराबर 10 एम्पियर दे दिया। अब हमने क्या बताया, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है एम एम एफ बराबर होता है एन इंटू आई, एन इंटू आई ये फार्मूला होता है। एन बराबर क्या है 200 नंबर ऑफ टर्न्स है और आई बराबर दिया हुआ है 10। तो हम लोग को क्या मिल गया, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स जो हो गया 200 दाम में 2000। अब 2000 क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न। देखिए ये एम्पियर टर्न में है, ये टर्न हो गया, ये एम्पियर टर्न, इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न या दूसरा मात्रक गिलबर्ट। तो कितना मिला हम लोग को 2000 एम्पियर टर्न। आइए ऑप्शन देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 2000 एम्पियर टर्न। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए विद्युत चुंबक में से धारा की दिशा उल्टी कर दी जाए तब क्या होगा। देखिए विद्युत चुंबक का मतलब समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। दो तरीके का मैग्नेट होता है, एक होता है परमानेंट मैग्नेट, एक हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे कोई कॉयल है, इसमें से जब हम लोग तार को करंट को प्रवाह करेंगे तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है ये। तो यहाँ पे बोल रहा है कि करंट मान लीजिए ऐसे जा रही थी इस डायरेक्शन में, यहाँ से अब करंट की डायरेक्शन अगर उल्टी कर दी जाए, इस तरीके से कर दी जाए तो क्या होगा, तो चुंबकीय फील्ड समाप्त हो जाएगा, विद्युत फील्ड प्रसारित हो जाएगा, चुंबकीय फील्ड की दिशा उल्टी हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं। देखिए याद रखिएगा, अगर इस तरीके से करंट जा रही थी इस डायरेक्शन में तो यहाँ पे मान लीजिए एन ध्रुव बन रहा था, यहाँ पे एस। तो अब डायरेक्शन अगर चेंज कर देंगे करंट की, इस डायरेक्शन में कर देंगे तो यहाँ पे एन हो जाएगा, यहाँ पे एस हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि चुंबकीय फील्ड की दिशा उल्टी हो जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि चुंबकीय फील्ड कहाँ से कहाँ चलता है, एन से एस। चुंबकीय फील्ड एन से एस चलता है, चुंबक के बाहर, यानी इस तरीके से चल रहा था। अब पोलैरिटी चेंज हो गई, एन इधर हो गया, एस इधर हो गया, तो देखिए चुंबकीय फील्ड ऐसे चलेगा। अब ये ऐसे चल रहा था। कहने का मतलब क्या है कि चुंबकीय फील्ड की दिशा उल्टी हो जाएगी अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया एक कॉइल की प्रतिबाधा ज्ञात करिए जिसमें 30 ओम का प्रतिरोध है और 40 ओम का प्रेरणिक रिएक्टेंस है। आइए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या निकालना हम लोग लिख लेते हैं। प्रतिबाधा निकालना, प्रतिबाधा को जेड से लिखते हैं, ये हम लोग को निकालना है, क्वेश्चन मार्क। 30 ओम का प्रतिरोध है, यानी कि आर बराबर तो 30 ओम दे दिया। अब बोल रहा है कि 40 ओम का प्रेरणिक रिएक्टेंस है। प्रेरणिक रिएक्टेंस को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सेल बराबर दिया हुआ है कितना, 40। अब हम लोग को जेड निकालना है। जेड का फार्मूला लगा लीजिए, जेड बराबर होता है आर स्क्वायर, अंडर रूट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ एक्सी नहीं, सिर्फ एक्सेल है तो सिर्फ एक्सेल का होल स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि एक्सी तो ऐसे ही 0 है। तो अब आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। आर बराबर क्या है 30, 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्सेल का मान क्या है 40, तो 40 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको आप लोग हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ये हो जाएगा 900 प्लस 1600, कुल मिला के अंडर रूट 2500 हो गया। 16 9 25 होता है, अंडर रूट 2500, तो इसका मान आ जाएगा 50। जब अंडर रूट से बाहर करेंगे तो आ जाएगा जेड बराबर 50 ओम। तो प्रतिबाधा का मान कितना आ गया 50 ओम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा निर्धारित की जाती है। मान लीजिए कोई हमारा चालक है, ये क्या है, चालक है यानी कंडक्टर, कोई तार है, इसमें जो करंट जा रही है, करंट धारा जा रही है, इस पर जो एक फोर्स लगता है, ये हमारा लॉरेंज फोर्स कहलाता है। जैसे यही हमारा डीसी मोटर में भी अप्लाई होता है। जब हम करंट को ले जाते हैं कंडक्टर से तो वहाँ पे एक फोर्स लगता है, तो क्या होता है वहाँ पे रोटेशन होता है। यही हमारा नियम लगता है लॉरेंज फोर्स का डीसी मोटर में। यही जो फोर्स लग रहा है उसकी दिशा यानी कि बल की दिशा किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, ओम के नियम के द्वारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा, केल्विन के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया विद्युत चुंबक के चुंबक की सामर्थ्य परिवर्तित की जा सकती है। विद्युत चुंबक का मतलब हमने क्या बताया, मान लीजिए कोई भी कॉइल है, इसमें से करंट को प्रवाहित कर रहे हैं,
ये हमारा कॉइल है, तो यहाँ पे फ्लक्स का भी निर्माण हो जाएगा। तो ये हमारा कहलाता है विद्युत चुंबक। जब फ्लक्स बन गया तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, फ्लक्स जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्थ से साउथ चलता है, तो यहाँ पे पोल भी क्रिएट हो जाएगा एन एस की, चाहे तो इधर हो जाएगा चाहे इधर हो जाएगा। कहने का मतलब कोई पोल क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का निर्माण होगा। ये हमारा सब प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको बोलते हैं विद्युत चुंबक। अब देखिए चुंबक की सामर्थ्य परिवर्तित करना चाह, सामर्थ्य का मतलब समझ रहे हैं, एच बराबर होता है NI/L। ये हमारा सामर्थ्य होता है, स्ट्रेंथ। अब देखिए क्या होता है कि सामर्थ्य यानी शक्ति को अगर परिवर्तित करना है तो हम लोग को क्या करना होगा, केवल वोल्टेज में परिवर्तन। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल वोल्टेज में परिवर्तन द्वारा, केवल करंट में परिवर्तन द्वारा, केवल वाइंडिंग के टर्न में परिवर्तन द्वारा, वाइंडिंग के टर्न में परिवर्तन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ केवल वोल्टेज में परिवर्तन द्वारा, तो केवल वोल्टेज में परिवर्तन से नहीं हो सकता, वोल्टेज में परिवर्तन से होगा, लेकिन केवल दिया हुआ है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। केवल करंट ये भी नहीं होगा, केवल वाइंडिंग के टर्न ये भी नहीं होगा, वाइंडिंग के टर्न में परिवर्तन द्वारा, यही ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा कि वाइंडिंग के टर्न में परिवर्तन करते हैं। जैसे हमारा कॉइल है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स और बढ़ा दीजिए तो ज़्यादा फ्लक्स बनेगा, तो हमारा चुंबकीय सामर्थ्य बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्न्स को बदल करके हम लोग बढ़ा करके इसकी सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि करंट में भी अगर हम लोग परिवर्तन करें तब भी हो सकता है, लेकिन केवल दे दिया है करंट के साथ, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा कि वाइंडिंग के टर्न में परिवर्तन द्वारा चुंबक की सामर्थ्य को परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक का चुंबकीय बल कैसे बढ़ाया जा सकता है, धारा कम करके, चालक की मोटाई बढ़ाकर, धारा बढ़ाकर, घुमाव की संख्या कम करके। अभी हमने क्या बताया, देखिए विद्युत चुंबक है इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ से करंट जा रही है, तो इसके अगर सामर्थ्य हम लोग को बढ़ाना, या तो करंट का मान को बढ़ा दीजिए या नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दीजिए, या तो करंट का मान बढ़ाइए या तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ाइए। मतलब कि दोनों कंडीशन में हम लोग की सामर्थ्य बढ़ा सकते हैं चुंबक की, इलेक्ट्रोमैग्नेट की। देखिए धारा को कम करके ये तो नहीं होगा, धारा को कम करेंगे तो और जो हो जाएगा कम हो जाएगा सामर्थ्य चुंबकीय बल। चालक की मोटाई बढ़ाकर ये भी नहीं होगा, धारा बढ़ाकर, यही सही कि धारा को बढ़ा दीजिए और हमारा सामर्थ्य बढ़ जाएगा, शक्ति बढ़ जाएगा, चुंबकीय बल बढ़ जाएगा। घुमाव की संख्या देखिए दिया है कम करके, अगर ज़्यादा करके होता तो ये भी ऑप्शन सही होता, लेकिन कम करके, तो ये कम करने से चुंबकीय बल बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धारा बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया, किसी चालक को जब चुंबकीय फील्ड में घुमाया जाता है तो क्या होता है। आप लोग जब पिछली क्लास ट्रांसफार्मर की या जनरेटर की पढ़े होंगे तो हमने एक नियम बताया था, उसको बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे का नियम बताया था। फैराडे के नियम में बोला जाता है कि जब हमारा फ्लक्स कंडक्टर को काटे या कंडक्टर आकर फ्लक्स को काटे, यानी कि ये दोनों में जब रिलेटिव मोशन होता है फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में, तो वहाँ पे एक ईएमएफ आ जाता है। वही बोला कि जब किसी चालक को चुंबकीय फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब फ्लक्स में घुमाया जाता है तो क्या होता है, चुंबकीय फील्ड में कमी होगी, चुंबकीय फील्ड में वृद्धि होगी, चुंबकीय फील्ड की दिशा बदल जाएगी, वोल्टेज का निर्माण होगा। तो यही सही हो जाएगा, वोल्टेज का निर्माण होगा यानी ईएमएफ बन जाएगा, क्योंकि यही होता है फैराडे का नियम। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया एक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। अभी हमने क्या बताया, कोई भी चुंबक हो हमारा उसका दो ध्रुव होता है, एन और एस दो ध्रुव होता है, जिसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, दो ध्रुव होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि चुंबक के दो ध्रुव कौन कौन से होते हैं। अभी हमने क्या बताया, कोई भी चुंबक उसका दो ध्रुव होता है, एन और एस। एन को बोलते हैं नॉर्थ पोल, एस को बोलते हैं साउथ पोल। या तो एन को बोलेंगे उत्तरीय ध्रुव, इंग्लिश में नॉर्थ होता है, हिंदी में उत्तरी, और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के रूप में दिया हुआ है। देखिए उत्तर और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय गुण उनमें विद्यमान इलेक्ट्रॉनों के निम्न के कारण होता है। देखिए चुंबकीय पदार्थ जो होता है, जैसे हमारा चुंबकीय पदार्थ हमने क्या देखा था, एल्निको को देखा था, तो उसमें जो चुंबकीय गुण होता है वो किसके कारण होता है, वो इलेक्ट्रॉन के निम्न के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति, इलेक्ट्रॉन की आणविक गति, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट गति, ए व सी दोनों। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ए व सी दोनों, यानी कि चक्रण गति, जिसको बोलते हैं कि मोमेंटम स्पीड, या तो हमारा होता है एक ऑर्बिटल गति यानी कक्षीय गति। ये दोनों गति के कारण इलेक्ट्रॉनों के दोनों गति होती है, तो क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण विद्यमान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया चुंबक के समान ध्रुव पास लाया जाए तो क्या होगा। देखिए चुंबक का समान ध्रुव कहने का मतलब, मान लीजिए दो चुंबक है, एक इसका भी पोल होगा NS, ये दूसरा चुंबक है, दूसरा चुंबक यहाँ बनाते हैं, इसका भी पोल होगा N और S। तो देखिए बोला कि चुंबक के समान ध्रुव जब पास लाया जाए, तो मान लीजिए इसका पोल इधर S है, इधर N है,
अब ये समान ध्रुव हो गया दोनों एस और एस। जब इसको पास लाएंगे, समान ध्रुव जब एक पास आते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि दूर ढकेलते हैं। और जब असमान ध्रुव होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि समान ध्रुव हैं, जब समान ध्रुव पास लाया जाएगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रतिकर्षण। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला हुआ है कि चुंबक के असमान ध्रुव पास लाया जाए तो क्या होगा। तो अभी हमने क्या बताया कि असमान ध्रुव जब रहेंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे एन एस ये है, यहाँ पे भी मान लीजिए एन एस है, तो ये असमान ध्रुव हो गए एन और एस। तो ये दोनों जब पास आएंगे, ये दोनों जब आपस में पास में आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, क्योंकि असमान ध्रुव है। तो असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव होते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसमें बोला कि चुंबक के असमान ध्रुव यानी कि अलग अलग ध्रुव हो, एक एस हो और एक एन हो, तो उसको पास लाया जाए तो क्या होगा, तो एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, यानी कि एक दूसरे को आपस में खींचेंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकर्षण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है एक चुंबक के दो टुकड़े किए जाए तो चुंबक के दोनों ध्रुव का क्या होगा। मान लीजिए एक हमारा चुंबक था जिसके दो ध्रुव होंगे एन और एस। अब इसको दो टुकड़े कर दीजिए, यानी कि आधा आधा दो भाग में बांट दीजिए। मान लीजिए दो टुकड़ा कर दिया, चलिए छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं इसका, क्योंकि हमने इतना बड़ा ही बनाया था तो आधा आधा कर लेते हैं। मान लीजिए एन है, ये एस है। अब इसका दो टुकड़ा करना है तो छोटा छोटा दो हो जाएगा। देखिए ये एन था, ये एस था। अब इसका दो टुकड़ा कर लीजिए, इस तरीके से दो भाग में हमने तोड़ दिया। तो क्या होगा कि जितना भी टुकड़ा कर लीजिए चुंबक का, उसका जो होगा अलग अलग ध्रुव क्रिएट हो जाएगा। जितने भी आपस में होंगे, उसके जितने भी भाग कर लीजिए चुंबक के, वो सभी भाग जो होंगे दो ध्रुव का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि दोनों भाग में एन और एस क्रिएट हो जाएगा। तो इसके ध्रुव सामर्थ्य क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं, समाप्त हो जाएंगे ध्रुव, नहीं। ध्रुवों की सामर्थ्य बढ़ जाएगी, नहीं। ध्रुवों की सामर्थ्य घट जाएगी, ये भी नहीं होगा। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव नॉर्थ व साउथ बन जाएंगे, यही सही कि प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव क्रिएट हो जाएंगे नॉर्थ व साउथ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया यदि चुंबक को गर्म किया जाए तो क्या होगा। देखिए चुंबक को गर्म करेंगे तो क्या होगा, चुंबक की सामर्थ्य बढ़ेगी, चुंबक के ध्रुव बदल जाएंगे, चुंबक टूट जाएगा, चुंबक की विशेषता समाप्त हो जाएगी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चुंबक की विशेषता समाप्त हो जाएगी। यानी कि चुंबक को जब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या होता है, उसकी जो चुंबक की विशेषता होती है, जैसे कि हमारा चुंबक है एन और एस के ध्रुव है, तो ये क्या करेगा, किसी मटेरियल को, मान लीजिए यहाँ पे आयरन का टुकड़ा रख दिया गया आयरन का, तो इसको आपस अपनी तरफ खींचेगा, आप लोग जानते होंगे। लेकिन अगर इसको हीट करेंगे चुंबक को, तो ये प्रॉपर्टी जिसको है कि अपनी तरफ खींच ले रहा है, ये इसकी समाप्त हो जाएगी। यानी चुंबक का गुण, चुंबक की क्वालिटी यानी प्रॉपर्टी विशेषता समाप्त हो जाएगी जब इसको हीट कर देंगे चुंबक को। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कौन चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है। अच्छा आप लोग देखे होंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है, एक मैग्नेटिक सर्किट होती है, चुंबकीय सर्किट, एक होती है मैग्नेटिक सर्किट चुंबकीय सर्किट, एक होती है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में आप लोग जानते होंगे एक होता है करंट, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में हमारा होता है फ्लक्स। तो करंट को इलेक्ट्रिक सर्किट में विरोध कौन करता है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं। वैसे ही फ्लक्स का विरोध करने के लिए मैग्नेटिक सर्किट में होता है, उसको बोलते हैं, एस से दर्शाते हैं, जिसको बोलते हैं रिलक्टेंस। क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस, और हिंदी में बोलते हैं प्रतिअष्टम्भ। प्रतिअष्टम्भ या रिलक्टेंस ये फ्लक्स का विरोध करता है। तो बोला है कि चुंबकीय फ्लक्स का विरोध कौन करता है, उसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रतिअष्टम्भ या रिलक्टेंस। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस विद्युत परिपथ में किसके जैसा होता है। देखिए चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस, अभी हमने क्या बताया, रिलक्टेंस क्या करता है, फ्लक्स को विरोध करता है। तो ऐसा ही विद्युत परिपथ में क्या होता है, करंट होती है। अब करंट का विरोध कौन करता है, प्रतिरोध। यानी कि रिलक्टेंस हमारा चुंबकीय परिपथ में हो गया, रेजिस्टेंस हमारा विद्युत परिपथ में हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, प्रतिरोध। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला कि चुंबक के दोनों ध्रुवों की सामर्थ्य होती है। देखिए चुंबक का दो ध्रुव होता है, हमने बताया भी एन और एस। अब दोनों ध्रुवों की सामर्थ्य क्या होती है, कम, ज़्यादा, बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोनों ध्रुव की सामर्थ्य जो होती है एन और एस की, वो आपस में बराबर होती है। जितनी पावर इसकी होगी उतनी ही पावर इसकी भी होगी, एन की भी होगी और एस की भी होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बराबर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं चलती है। देखिए चुंबक की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमारा चुंबक है, इसके दो ध्रुव होंगे एन और एस। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है एन से निकलती हैं और एस की तरफ ऐसे चलती हैं,
एन से निकल कर एस की तरफ चलती हैं बाहर की तरफ। लेकिन अंदर क्या होगा, देखिए जब एन से निकल के बाहर की तरफ जा रही हैं एस की तरफ, तो अब ये अंदर यहाँ से प्रवेश करेंगी, तो अंदर जब आएंगे तो देखिए एस की तरफ से होकर के एन की तरफ जा रही हैं। समझ रहे होंगे आप लोग। फिर से देखिए, कोई चुंबक है, एन ध्रुव है, इसका एस ध्रुव है। हमने क्या बताया, चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की तरफ एन से निकलती है नॉर्थ पोल से, और इस तरीके से कहाँ जाएंगे, साउथ पोल पर जाएंगे। तो बाहर तो हमारा एन से एस जा रही हैं, लेकिन अंदर अब कहाँ से जाएंगे, यहाँ से एस से जाएंगे, प्रवेश करेंगे। यहाँ आने के बाद ऐसे ही तो जाएंगे, तो अंदर की तरफ एस से एन जाएंगे, लेकिन बाहर की तरफ एन से एस जाएंगे। तो यही बोला कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं। तो क्या चलती है, नॉर्थ से साउथ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया, चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं। अभी हमने क्या बताया, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ चलती हैं, और चुंबक के अंदर क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ चलती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं। जैसे चुंबकीय बल रेखाएं, जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी चुंबक होते हैं ना, तो उसके आसपास बहुत सी चुंबकीय बल रेखाएं होती है जो कि दिखती नहीं है। इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं बहुत सी होती हैं इस तरीके से, जो कि इस तरीके से चलती रहती हैं क्लोज लूप बना करके। ये N2S चलती रहती हैं, अंदर S2N चलती हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं बोल रहा है कि कहाँ पर काटेंगे एक दूसरे को, यानी कि मान लीजिए दो रेखाएं हैं, तो ये दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर, मध्य में, या चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग से एग्जाम में पूछा गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ काटती हैं, तो याद रखिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नियम डीसी मोटर में उपयोग किया जाता है। देखिए ओम का नियम दिया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, किरचॉफ का नियम। देखिए एक होता है हमारा मोटर, एक होता है जनरेटर। हमेशा याद रखिए कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मोटर में लगाते हैं, और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जनरेटर में लगाते हैं। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो लगाते हैं मोटर में, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए लगाते हैं। अब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जनरेटर में जो लगाते हैं, ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए लगाते हैं। जिसमें बोला डीसी मोटर में, तो डीसी मोटर में लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर दिया है बी में कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से नियम डीसी जनरेटर में उपयोग किया जाता है। कौन सा नियम जो डीसी जनरेटर में उपयोग किया जाता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम। अभी हमने क्या बताया, मोटर में कौन सा नियम, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। बोला है कि डीसी जनरेटर, तो जनरेटर में कौन सा नियम हो जाएगा, जनरेटर में हो जाएगा राइट हैंड रूल। देखिए आप लोग कह रहे हो कि मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन में ये डीसी मोटर और डीसी जनरेटर का क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो देखिए डीसी मोटर और जनरेटर का जो क्वेश्चन है, इसमें भी जो मैग्नेटिज्म के रूल होते हैं वही लगते हैं। इसीलिए मैग्नेटिज्म के रूल को देखते हुए हमने डीसी जनरेटर में इसको लेकर आया है, ताकि आप लोग का डीसी जनरेटर का भी इसमें क्वेश्चन कंप्लीट होगा, और हमारा क्या है, मैग्नेटिज्म का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए डीसी जनरेटर में कौन सा नियम लगेगा, वो हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, जब इनमें से किस विधि द्वारा चुंबकत्व समाप्त नहीं होगा। याद करिएगा कि यहाँ पे दिया है कि नहीं होगा, कौन सी विधि है जिसके द्वारा चुंबकत्व समाप्त नहीं होगा। चुंबक को ऊंचाई से गिराने पर, तो कोई भी चुंबक हो उसको जब आप लोग ऊंचाई से गिराएंगे तो वहाँ से चुंबकत्व जो है उसका समाप्त होता है, कम होता है। चुंबक को हथौड़े से पीटने पर ये भी करेंगे तो चुंबकत्व समाप्त होता है धीरे धीरे। चुंबक को गर्म करने पर, तो गर्म करने पर भी चुंबकत्व समाप्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इनमें से कोई, यानी कि कोई ऐसा विधि नहीं है यहाँ पर जिससे चुंबकत्व समाप्त नहीं हो। इसमें पूछा कौन सा है जिससे नहीं होगा, तो ऐसा कोई नहीं जिससे नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आजकल इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, कौन सा इसका नहीं होगा, तो इसको आप लोग गौर करके तब आंसर दीजिएगा एग्जाम में। आइए अगला क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, देखिए न्यूटन मात्रक होता है हमारा फोर्स यानी बल का, कूलाम होता है चार्ज या आवेश का, ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, यहाँ पे वेबर हो जाएगा। वेबर किसका मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया प्रति स्तंभ का मात्रक क्या होता है। प्रति स्तंभ जिसको बोलते हैं रिलक्टेंस, ये क्या कहता है, फ्लक्स के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही हमारा मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है, यानी प्रति स्तंभ। अब देखिए एस बराबर हमारा एक फार्मूला होता है NI/φ। NI/φ, एन हमारा नंबर ऑफ टर्न्स होता है,
आई हमारा करंट होता है, फाई फ्लक्स होता है। तो यहाँ पे अगर रखेंगे आई का मात्रक एम्पियर, इनका मात्रक हो जाएगा टर्न, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न है, एम्पियर टर्न पर क्या हो जाएगा फाई यानी फ्लक्स, फ्लक्स का मात्रक वेबर। तो एम्पियर टर्न पर वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर, इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा एम्पियर टर्न पर वेबर। क्वेश्चन नंबर 31 बोला गया किसी चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। कोई चालक है, कोई चालक पर जब हम लोग करंट को प्रवाह कराते हैं तो वहाँ पे एक फोर्स काम करता है, उसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, जो कि डीसी मोटर में इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। तो अब यहाँ पे एक बोल रहा है कि जो दिशा होती है बल की उसको किसके नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा डीसी मोटर में हमारा कौन सा नियम लगता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और जो ये बल है ये डीसी मोटर में ही लगता है। तो यहाँ पे ओम का नियम नहीं लगेगा, किरचॉफ का नियम नहीं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यही सही हो जाएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज होगा बल की दिशा फाइंड आउट करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है कि प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव उसे उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करती है, या कौन सा नियम है। देखिए हमने बहुत से नियम लिए हुए हैं, जितना भी नियम हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यानी कि इलेक्ट्रीशियन में लगता है, हमारा मशीन वगैरह में, सभी नियम को लगभग हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है, ताकि कोई भी नियम से क्वेश्चन आए तो आप लोग उसका आंसर दे सकें। अभी हमने क्या देखा, ईएमएफ और धारा जो होता है उसी कारण का विरोध करती है जिससे ये उत्पन्न होती है। जो कारण का विरोध कर रही है ये हमारा बताए थे नियम, लेंज साहब ने बताया था कि लेंज का ये नियम है कि जो ईएमएफ या धारा होगी वही कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लेंज का नियम। ई बराबर देखिए एक फार्मूला मिलता है हम लोग को माइनस एन डी फाई बटा डी टी। कभी कभी पूछ देता है हम लोग को ये फार्मूला देकर कि माइनस क्या दर्शा रहा है, किस नियम को। तो याद रखिए यही माइनस जो अपोजिट डायरेक्शन में दर्शाता है यानी कि विरोध को दर्शाता है, जो कि होता है लेंज का नियम। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, जब चालक फ्लक्स को काटता है या फ्लक्स चालक को काटता है तो एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, या कौन सा नियम है। अभी हमने क्या बताया, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड यानी फ्लक्स, ये हमारा फाई हो गया, ये कंडक्टर हो गया। अब फ्लक्स अल्टरनेटिंग नेचर का हो जाकर कंडक्टर को काट दे, या कंडक्टर घूम कर आए और मैग्नेटिक फील्ड को काट दे। ये दोनों कंडीशन में हमारा क्या होता है, एक ईएमएफ मिल जाता है, ईएमएफ। ये हमारा होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम। कौन सा नियम होता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम। तो यही बोला कि जब चालक फ्लक्स को काटे या फ्लक्स चालक को काटे तो एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। यह नियम कौन सा है, या कौन सा नियम है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन बोला गया, चुंबकीय फील्ड की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम उपयोग किया जाता है। देखिए चुंबकीय फील्ड की दिशा, जैसे कि हमारा चुंबकीय फील्ड है, मान लीजिए कि हमारा कोई कॉइल है, इससे करंट जा रही है, तो यहाँ से चुंबकीय फील्ड जो निकलती है उसकी दिशा निकालना है। करंट की दिशा मालूम हो तो चुंबकीय फील्ड की दिशा निकाल सकते हैं हम लोग। वो रूल जो यूज़ करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं कार्क स्क्रू रूल। कार्क स्क्रू रूल में क्या होता है कि अंगूठा अगर हम लोग का करंट की दिशा में होगा तो उंगलियां जो होंगी वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता देती हैं। तो ये हमारा कार्क स्क्रू रूल होता है कि जब चुंबकीय फील्ड की दिशा ज्ञात करना हो तो कौन सा नियम यूज हो जाएगा, कार्क स्क्रू रूल या कार्क स्क्रू नियम। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस चुंबक की शक्ति परिवर्तित की जा सकती है। परमानेंट मैग्नेट, कोई चुंबक मान लीजिए परमानेंट मैग्नेट अगर हमारा बना हुआ है, इसका एन और एस दो पोल है, तो इसकी शक्ति को हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है इस तरीके से होता है, इसके कोई कॉल है, इसमें से करंट को प्रवाह कर रहे हैं, तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो इसकी शक्ति को हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, या तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, यानी चेंज करना है तो बढ़ाएंगे तो इसकी शक्ति बढ़ेगी और घटाएंगे तो इसकी शक्ति कम होगी। और वैसे ही करंट को अगर बढ़ाएंगे तो इसकी शक्ति बढ़ेगी और करंट को कम करेंगे तो इसकी शक्ति कम होगी। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की हम लोग शक्ति को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट है हमारा स्थायी चुंबक, तो उसकी शक्ति को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में यही बोला है कि इनमें से किस चुंबक की शक्ति परिवर्तित की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट का चुंबक जो होता है उसकी शक्ति परिवर्तित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 36, लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी होती है। देखिए 3 तरीके का हमारा मटेरियल होता है। एक होता है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है फेरोमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक, एक होता है डायामैग्नेटिक। ये 3 तरीके के मटेरियल होते हैं। सबसे अच्छा जो मटेरियल चुंबकशीलता जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। उसके बाद जो चुंबकशीलता होती है वो होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। सबसे कम चुंबकशीलता होती है डायामैग्नेटिक मटेरियल की। तो बोल रहा है कि फेरोमैग्नेटिक लौह चुंबकीय पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, यही वाला।
इसकी चुंबकशीलता सबसे ज़्यादा होती है। इसकी चुंबकशीलता कितनी होती है उसको बताना है। 1 से कम ये तो नहीं होगा, 1 से थोड़ा ज़्यादा ये भी नहीं होगा, 0 ये तो बिल्कुल नहीं होगा, 1 से बहुत ज़्यादा यही से जगह 1 से बहुत ज़्यादा यानी कि 100 से भी ज़्यादा, लगभग 1000 ऐसे 999 998 ऐसे तक होती है। यानी कि चुंबकशीलता जो होती है लो मैग्नेटिक पदार्थ की, जिसको फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा होती है, 100 से भी ज़्यादा, 1 से बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन वही आ गया जो अभी हम लोग बताए हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इंग्लिश और हिंदी दोनों आप लोग जानिए। जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग आंसर जरूर दे के आइएगा और सही आंसर लगा के आइएगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जिसको बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अभी हमने क्या बताया? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसकी चुंबकशीलता बहुत ज़्यादा होती है, 100 से भी ज़्यादा। फिर आता है हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की चुंबकशीलता जो होती है 1 से ज़्यादा होती है, 1 से थोड़ा ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, 1 से थोड़ा ज़्यादा होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता। प्रति चुंबकीय पदार्थ को क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक मटेरियल। अभी 3 मैग्नेटिक मटेरियल बताए थे, तो ये हमारा होता है डायामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है इसकी चुंबकशीलता बहुत कम होती है, यानी कि 1 से भी कम होती है, 1 से कम। इसका ऑप्शन नंबर सी से जो होगा 1 से कम। तो ये सभी मैग्नेटिक मटेरियल के क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इनमें से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लौह चुंबकीय पदार्थ को क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब देखिए कौन सा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? निकेल। निकेल हमारा है, कोबाल्ट भी है, एल्निको भी। पानी नहीं है। पानी हमारा क्या है? ये हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल में आता है पानी, तो ये हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं होगा। निकेल, कोबाल्ट और एल्निको हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आता है। इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है? यानी कि इसमें अब बताना कौन सा नहीं है। पैरामैग्नेटिक कौन सा नहीं है? पैरामैग्नेटिक कौन सा नहीं है? तो तांबा पैरामैग्नेटिक आता है, एल्युमिनियम भी हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नीज भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेराइट जो होता है ये हमारा फेरोमैग्नेटिक में आता है, यानी कि लौह चुंबकीय में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कि फेराइट अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 बोला गया इनमें से कौन सा पदार्थ प्रति चुंबकीय नहीं है? अब देखिए प्रति चुंबकीय का मतलब डायामैग्नेटिक। अभी क्या बताया था? डायामैग्नेटिक मटेरियल। तब बताना इसमें से कौन डायामैग्नेटिक नहीं है। तो पानी हमने क्या बताया? डायामैग्नेटिक होता है। पानी क्या होता है? डायामैग्नेटिक में आता है। हीरा डायामैग्नेटिक है, कांच जो है डायामैग्नेटिक है। अब जो ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन हमारा किस में आता है? ये हमारा आता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। ऑक्सीजन आता है पैरामैग्नेटिक, जिसको बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। पैरामैग्नेटिक में आता है कौन? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे डायामैग्नेटिक कौन सा नहीं है? ऑक्सीजन डायामैग्नेटिक नहीं है। पानी कौन सा मटेरियल है? पानी हमारा आता है पैरामैग्नेटिक में। अभी हमने इस क्वेश्चन में पानी के बारे में क्या बताया था? ये पैरामैग्नेटिक होता है। इसमें बोला था कि लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ ये तीनों हैं, ये हमारा पानी नहीं है क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक है। तो वैसे ये भी क्वेश्चन था कि कौन सा प्रति चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी कि डायामैग्नेटिक नहीं है। नहीं, देखिए पानी, हीरा और कांच ये हमारा डायामैग्नेटिक है, लेकिन ऑक्सीजन जो हो जाएगा वो पैरामैग्नेटिक है। तो यहाँ पे जो हम बताए थे कि ये कौन सा हो जाएगा? पानी कौन सा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक, यानी कि प्रति चुंबकीय पदार्थ होगा। और लौह चुंबकीय पदार्थ पूछा था, तो ये लौह चुंबकीय पदार्थ ये तीनों है, निकेल, कोबाल्ट और एल्निको। लेकिन पानी यहाँ पे हमने क्या बोला था? पैरामैग्नेटिक। तो ये हमारा पैरामैग्नेटिक नहीं है, कौन सा है? डायामैग्नेटिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, क्योंकि निकेल, कोबाल्ट और एल्निको हमारा फेरोमैग्नेटिक है। और कौन सा पूछा कि कौन सा फेरोमैग्नेटिक नहीं है, तो डी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही जगह। पानी कौन सा नहीं है? वो हमारा फेरोमैग्नेटिक नहीं है। पानी कौन सा मटेरियल है? वो हमारा डायामैग्नेटिक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें से कौन चुंबकीय प्रति चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, प्रति चुंबकीय पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 से पूछा गया चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? फ्लक्स घनत्व का मात्रक बताना है। देखिए फ्लक्स घनत्व बी बराबर होता है φ/a। क्या होता है? φ/a। फाई हमारा होता है फ्लक्स, इसका मात्रक होता है वेबर। ये हमारा होता है एरिया यानी क्षेत्रफल, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर हमारा फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया 1 एम्पियर टन किसके बराबर होता है? याद रखिएगा एम्पियर टन किसके मात्रक होता है? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का। तो 1 एम्पियर टन बराबर होता है 1.26 गिलबर्ट। क्योंकि अभी हमने बताया था कि एम्पियर टन का
मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का दो मात्रक होता है, एम्पियर टर्न भी होता है, गिलबर्ट भी होता है। अब ये दोनों में रिलेशन क्या होता है, एक एम्पियर टर्न बराबर 1.26 होता है गिलबर्ट, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है, इनमें से कौन चुंबकीय वाहक बल का मात्रक नहीं है। चुंबकीय वाहक बल एमएमएफ का कौन सा मात्रक नहीं है, तो हमने क्या बताया, एमएमएफ बराबर होता है एनआई, तो ये हो जाएगा टर्न, ये एम्पियर, यानी कि एम्पियर टर्न एक मात्रक हो गया और दूसरा हो गया गिलबर्ट, जो कि अभी हमने बताया गिलबर्ट, यानी कि ये दो मात्रक होता है। बोला कि कौन सा चुंबकीय वाहक बल का मात्रक नहीं है, यानी कि एमएमएफ का कौन सा मात्रक नहीं है, तो गिलबर्ट है, एम्पियर टर्न है, या सी में दिया ए व बी दोनों, तो ए व बी दोनों तो मात्रक हैं, हमको बताना है कौन सा नहीं है, तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो मात्रक ना हो चुंबकीय वाहक बल का, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये वाला नहीं वाला क्वेश्चन जो होता है ना, इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग ये मत समझ जाइए क्वेश्चन में कि बोल रहा है कि चुंबकीय वाहक बल का मात्रक नहीं है और लगा दिया सी ए व बी दोनों, क्योंकि ए व बी दोनों तो वह हो गया जो ए व बी क्या है वो हैं, अब बताना क्या है कि जो नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें से कोई ऐसा नहीं मिला कि चुंबकीय वाहक बल का मात्रक ना हो, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 से पूछा गया, इनमें से कौन प्रति स्टम्प रिलक्टेंस का मात्रक नहीं है। देखिए रिलक्टेंस, सबसे पहले एक चीज़ जानिए कि एक होता है हमारा रिलक्टेंस, एक होता है प्रीमेंस। रिलक्टेंस, एक होता है प्रीमेंस। प्रीमेंस याद रखिएगा, रिलक्टेंस जो होता है जिस तरीके से होता है उसी तरीके से हमारा होता है रेजिस्टेंस, और जिस तरीके से प्रीमेंस है उसी तरीके से हमारा होता है कंडक्टेंस। अब देखिए रिलक्टेंस क्या करता है, फ्लक्स का विरोध करता है, प्रीमेंस जो रिलक्टेंस जो होता है फ्लक्स का विरोध करता है। अभी हमने क्या बताया, रिलक्टेंस रेजिस्टेंस की तरह होता है और प्रीमेंस कंडक्टेंस की तरह होता है। अब हम लोग बात करें रिलक्टेंस का मात्रक कौन सा नहीं है, तो देखिए रिलक्टेंस का उल्टा होता है प्रीमेंस, क्योंकि रिलक्टेंस जो होता है फ्लक्स का विरोध करता है और प्रीमेंस जो होता है फ्लक्स को सहायता करता है, और प्रीमेंस का मात्रक होता है हेनरी। प्रीमेंस का मात्रक होता है हेनरी, तो हेनरी जब प्रीमेंस का मात्रक है तो रिलक्टेंस का मात्रक क्या होगा, इसका उल्टा है, प्रीमेंस का उल्टा रिलक्टेंस, क्योंकि प्रीमेंस फ्लक्स के मार्ग में सहायता करता है, रिलक्टेंस जो होता है फ्लक्स को मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो प्रीमेंस का मात्रक होता है हेनरी, तो रिलक्टेंस का मात्रक हो जाएगा 1/में हेनरी, 1/में हेनरी, या तो इसको ऊपर करेंगे तो हेनरी इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेनरी इनवर्स। तो एक आप लोग को मात्रक क्या मिल गया रिलक्टेंस का, हेनरी इनवर्स। अब दूसरा देखिए, हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन हम इसको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि मात्रक आया कहाँ से। तो एक मात्रक हम लोग क्या निकाले, हेनरी इनवर्स। अब एक होता है, देखिए रिलक्टेंस जो होता है एस बराबर होता है NI/φ, NI/φ, यानी कि एम्पियर टर्न ये हो गया बटे में वेबर, ये भी हमारा रिलक्टेंस का मात्रक हो गया एम्पियर टर्न पर वेबर, दो मात्रक मिल गया। अब तीसरा मात्रक जो होता है वो होता है गिलबर्ट पर मैक्सवेल, गिलबर्ट पर मैक्सवेल, ये भी तीसरा मात्रक होता था। रिलक्टेंस का तीनों मात्रक होता है हेनरी इनवर्स, एम्पियर टर्न पर वेबर, गिलबर्ट पर मैक्सवेल, इनमें से कोई ऐसा नहीं जो रिलक्टेंस का मात्रक ना हो, क्योंकि यहाँ पे यही पूछा है कि कौन सा रिलक्टेंस का मात्रक नहीं है, तो ये तीनों रिलक्टेंस का मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। इनमें से कोई भी ऐसा मात्रक नहीं जो रिलक्टेंस का मात्रक ना हो, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स में सहायता करता है क्या कहलाता है। अभी हमने क्या बताया, एक होता है रिलक्टेंस, रिलक्टेंस, और इसका उल्टा होता है प्रीमेंस, प्रीमेंस। अब देखिए रिलक्टेंस क्या होता है, फ्लक्स के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, अब प्रीमेंस जो होता है इसका उल्टा है, प्रीमेंस रिलक्टेंस का उल्टा, यानी कि फ्लक्स के मार्ग में सहायता करता है। तो पदार्थ को वह चुंबकीय फ्लक्स में सहायता करता है वो कौन सा हो जाएगा, प्रीमेंस। प्रीमेंस चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय फ्लक्स में सहायता करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रीमेंस। क्वेश्चन नंबर 47 से पूछा गया प्रीमेंस का मात्रक इनमें से क्या नहीं है। प्रीमेंस का मात्रक कौन सा नहीं ये बताना है। देखिए वेबर पर एम्पियर टर्न और हेनरी, अभी हमने क्या बताया, हेनरी हमारा प्रीमेंस का मात्रक होता है, और वेबर पर एम्पियर टर्न भी प्रीमेंस का मात्रक, क्योंकि देखिए एस बराबर जो रिलक्टेंस होता था वो होता था NI/φ, रिलक्टेंस का उल्टा क्या होता है, प्रीमेंस। तो प्रीमेंस को जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रीमेंस का मात्रक क्या हो जाएगा, प्रीमेंस को निकालेंगे तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसी का उल्टा होता है φ/NI। तो यहाँ से अगर मात्रक निकालेंगे तो वेबर पर एम्पियर टर्न, वेबर पर एम्पियर टर्न, तो वेबर पर एम्पियर टर्न एक मात्रक मिल गया प्रीमेंस का, दूसरा हेनरी भी होता है। अब बोला कौन सा नहीं है, तो ए व बी दोनों हैं, इसमें भी यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, कि इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई ऐसा मात्रक नहीं है जो
प्रीमेंस का मात्रक नहीं है। तो दोनों जो मात्रक उसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया हवा या निर्वात की आपेक्षिक चुंबकशीलता कितनी होती है। आपेक्षिक चुंबकशीलता को बोलते हैं रिलेटिव प्रेमेबिलिटी। रिलेटिव प्रेमेबिलिटी जो होता है वो हमारा हवा की एक होती है। कितनी होती है? एक। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन चुंबकीय फील्ड की तीव्रता का मात्रक है? चुंबकीय फील्ड की तीव्रता का मात्रक, देखिए चुंबकीय फील्ड की तीव्रता H बराबर होता है NI/L। NI/L। तो यहाँ पे देखिए हमारा एम्पियर टन हो जाएगा, ऊपर का N हमारा टन है, I करंट एम्पियर टन पर मीटर, L बराबर लंबाई है तो ये मीटर में होगा, तो एम्पियर टन मीटर ये हमारा चुंबकीय फील्ड की तीव्रता का मात्रक है। अब वेबर पर हेनरी मीटर ये भी हमारा चुंबकीय फील्ड की तीव्रता जो होती है उसका मात्रक होता है। तो ये वह बोला, देखिए इनमें से कौन चुंबकीय फील्ड की तीव्रता का मात्रक है? तो एम्पियर टन पर मीटर है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ वेबर पर हेनरी मीटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ ए व बी दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है कि एम्पियर टन पर मीटर यही हमारा जो है चुंबकीय फील्ड की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय फील्ड की तीव्रता का मात्रक यही होता है H बराबर NI/L। जैसा कि अभी हमने बताया, N हमारा नंबर ऑफ टन है, I हमारा करंट है, L जो है लंबाई है तो मीटर में, तो एम्पियर टन पर मीटर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन में बोला कि जब दो समांतर चालक में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो तो उनके मध्य कौन सा बल लगेगा। मान लीजिए दो हमारा समांतर कंडक्टर है, समांतर चालक है, यानी कि एक दूसरे से पैरेलल में रखे हुए हैं इस तरीके से, इसमें भी करंट जा रही है इसी डायरेक्शन में, इसमें भी करंट जा रही है इसी डायरेक्शन में। तो अब ये जब करंट जाएगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कहने का मतलब है कि अब ये दोनों आपस में किस तरीके का बल क्रिएट करेंगे उसी को बताना है। आकर्षण का बल, प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों लगे, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि जब समान दिशा में धारा जाती है, समान दिशा में समांतर चालक रखा हुआ है, उसमें समान दिशा में इसी डायरेक्शन में दोनों में करंट जा रही है, तो वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी आकर्षण का बल लगेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आकर्षण का बल। देखिए अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जब दो समांतर चालक में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित की जाती है तो उनके बीच कौन सा बल कार्यरत होता है। आकर्षण का बल, प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल दोनों, इनमें से कोई बल नहीं लगेगा। अभी हमने क्या देखा था कि जब समान दिशा में धारा जा रही थी तो आकर्षण का बल लग रहा था। अब जब विपरीत दिशा में धारा जाएगी तो कौन सा बल लगेगा। इसका जो सही आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।